मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हाफ प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग फुल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। अगेन प्रोजेक्टाइल क्या होता है मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू ए बॉडी विच इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशन। अब इन दोनों मोशन में एक एक्सीलरेटेड हो सकता है, एक नॉन एक्सीलरेटेड हो सकता है, या दोनों एक्सीलरेटेड हो सकते हैं। तो अभी जो हम लोगों को डिस्कस करना है, इसमें जो वर्टिकल मोशन होगा ये हमारा एक्सीलरेटेड मोशन होगा, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ये हमारा नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने हाफ प्रोजेक्टाइल की बात की थी, आज हम लोग फुल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, या इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। अब एंगुलर प्रोजेक्शन का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को या किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस के साथ कोई एक एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करता हूं और उसके मोशन को स्टडी करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें जरा हम लोग, ये मैं मान लेता हूं ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के साथ में इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हम लोगों ने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जिसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे, और ग्राउंड के साथ में बनने वाला एंगल सपोज थीटा है। अब इस थीटा को हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, और u को हम लोग नॉर्मली इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्राउंड के या अर्थ के परपेंडिकुलर एक ये ड्रॉ करता हूं तो इसे वर्टिकल कह सकता हूं। अगर इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कहा है, नोटेशन के लिए हॉरिजॉन्टल को मैं x से डिनोट करता हूं, वर्टिकल को मैं यहां y से डिनोट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास u होगा, इस u का दो रिजोल्यूशन मैं ले सकता हूं। एक रिजोल्यूशन x एक्सिस के पैरेलल होगा जिसको मैं u cos थीटा कह सकता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। दूसरा मेरा जो कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल के करस्पॉन्डिंग होगा, और इसको मैं u sin थीटा के नाम से जान सकता हूं। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्टाइल है या ये जो बॉडी है वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, की इन्फ्लुएंस में मोशन करेगा। और इसका जो मोशन होगा उसका पाथ मेरा इस तरीके से होगा जैसा मैं प्रैक्टिकली देखता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसको एक शेप दिया है, ये शेप क्या है इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं। देखिए खूबसूरती इसी में है कि मैथमेटिक्स के कुछ हम लोग लॉज लगा करके, मैथमेटिक्स की कुछ इक्वेशंस बना करके इन सारी की सारी चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो फिजिक्स का कोई भी फिनोमिना ऐसा नहीं है जिन्हें हम लोग जानते हैं जो कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में न लिखा जा सकता हो या इंग्लिश लैंग्वेज में ना लिखा जा सकता हो। तो जब मैं किसी फिनोमिना को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख देता हूं, मैथमेटिक्स के लॉज को फॉलो करते हुए इक्वेशंस बना के लिख देता हूं, तो मैं कहता हूं कि ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पाथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये हमारा ट्रेजेक्ट्री हो गया। जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन करेगा, एक्चुअल में ये y एक्सिस पे ट्रेवल्ड हाइट है, इसको मैं कैपिटल H से या हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल के नाम से जानूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स की बात करूं तो x एक्सिस पर ये डिफरेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स हैं। जहां ये मेरा प्रोजेक्टाइल जाकर के गिरता है या फाइनल इसका होता है, वहां जो डिस्टेंस है जिसको मैं x इक्वल्स टू कैपिटल R से डिनोट करता हूं, इस डिस्टेंस को मैं हॉरिजॉन्टल रेंज कहता हूं। यानी जहां से शुरू हुआ मेरा पाथ और जहां जाकर के खत्म हो रहा है, वहां तक जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है x एक्सिस के ऊपर, इसको मैं R से डिनोट करूंगा और हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इसके दोनों तरफ ये फिगर्स जो हैं वो कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो ऑब्वियसली इधर की सारी चीजें आइडेंटिकल होंगी इधर की चीजों के। साइन डिफर हो सकते हैं, मैं अभी डिस्क्राइब करना चाहूंगा कुछ चीजों को। डियर स्टूडेंट्स,
मान लीजिए इस पूरी फ्लाइट में मेरा टाइम जो है वो कैपिटल टी लगता है, तो मैं इसे टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जान सकता हूं। दूसरी बात, इस कैपिटल टी की बात अगर मैं करता हूं, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों कैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट कह सकता हूं। तो कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियसली मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि अगर मान लीजिए कैपिटल टी टोटल टाइम मेरा फ्लाइट में लग रहा है, तो t/2 यहां तक पहुंचने में लगेगा और रिमेनिंग t/2 यहां से नीचे तक पहुंचने में लगेगा। रीजन इसके पीछे बड़ा क्लियर सा है, देखिए क्या है। इन दोनों फिगर्स में मैं देखूं तो ये बीच वाली लाइन कॉमन है। यहां से जो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकल के लिए, एक्सेलरेशन मेरा -g के बराबर है, और यहां से आगे आता हूं तो एक्सेलरेशन मेरा +g के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, कॉन्ग्रेंट मैंने इनको प्रूव कर दिया। तो ऑब्वियसली जो लगने वाला टाइम है, ये जो डिस्टेंस है इवन हॉरिजॉन्टल, इसको अगर मैं स्मॉल x कहता हूं, इसको स्मॉल x कहता हूं, तो ऑब्वियसली 2x = r अब मेरा हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल T जो है वो मेरा हो जाएगा स्मॉल 2t के, और स्मॉल t जो है वो मैंने t/2 को डिनोट किया हुआ है, तो मैं यहां पे स्मॉल t से डिनोट कर सकता हूं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जो मेरा ये हाईएस्ट पॉइंट है, अगर इस पे मैं कुछ चीजों को देख लूं तो काफी हद तक मेरा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए जरा इस पॉइंट पे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो मेरे पास u cos थीटा ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जिसको मैं vy कह सकता हूं, ये यहां पे डियर स्टूडेंट्स 0 होगी। इस पॉइंट पे ना तो ये ऊपर जा रहा होगा ना तो नीचे आ रहा होगा, मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, vy की बात कर रहा हूं, दैट इज 0। डियर स्टूडेंट्स, काफी हद तक मेरा काम हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस दो इक्वेशंस के साथ में डिस्कशन देना है। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए मैं बात करता हूं तो मेरा अनएक्सेलरेटेड मोशन है, कोई एक्सेलरेशन इसके ऊपर नहीं है, तो यहां मैं सिंपल सा लिख सकता हूं r = u cos थीटा इंटू कैपिटल T। सिंपल सा मैंने लगाया, डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी इंटू टाइम। इसी तरह से अगर मैं x की बात करूं जो कि r का आधा है, तो x = हो सकता है u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t/2, या कोई स्टूडेंट इसको लिख सकता है u cos थीटा इंटू स्मॉल t, बिकॉज अब मैंने t/2 को स्मॉल t के बराबर डिनोट कर रखा है। यहीं से एक छोटी सी चीज मैं निकाल के दे सकता हूं मिड पॉइंट के लिए, स्मॉल t की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल t की वैल्यू जो यहां पे होगी वो होगी x/u cos थीटा। तो मेरे को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर सिर्फ इतना सा काम करना था, यहां से टाइम की वैल्यू निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ x एंड इन टर्म्स ऑफ u cos थीटा। इवन दैट मैं यहां इस स्मॉल t को कैपिटल T/2 भी लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों फिगर जो हैं वो कैसी हैं, कॉन्ग्रेंट है, तो इस चीज को हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। ब्रीफ भी किया मैंने। अब आगे मैं बात करना चाहूंगा वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है उसमें मेरे को कुछ थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। क्यों ज्यादा पढ़ना होगा? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन मेरा टुवर्ड्स ग्राउंड लगता है, तो ऑब्वियसली मेरे को इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को माइनस का साइन देना होगा। अब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो मेरे पास तीन इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन होती है डियर स्टूडेंट्स v = u + at, दूसरी होती है s = ut + ½ at², और तीसरी होती है v² = u² + 2as। स्टूडेंट्स, इन्हीं तीन इक्वेशंस का यूज करते हुए मेरे को डिफरेंट चीजें निकालनी है। कौन कौन सी चीजें निकालनी है समझिए। एक मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, दूसरा मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तीसरा वर्टिकल हाइट निकालना है, चौथा इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, जिसको मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहता हूं, ये निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना,
मैंने फिलॉसफी आपको बता दी है। इन तीन इक्वेशंस को आप लोगों ने यूज करना है और इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पे आपका सब कुछ निकल जाएगा। जहां तक टाइम की बात है तो टाइम की बात आप लोग जो है, जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन दे रखा है, यहां से टाइम की वैल्यू को लेंगे और इन इक्वेशंस में प्लेस कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन को यूज करना चाहूंगा और वो किस पॉइंट के लिए, जो मेरा ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए यूज करना चाहूंगा। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर Vy जो है वो बच्चों 0 है और u मेरे पास कितना है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं तो u sin थीटा है, और मैं यहां एक्सीलरेशन की बात करता हूं तो दैट इज माइनस का g, और स्मॉल t की बात करता हूं तो स्मॉल t मैं यहां से लेके आ जाता हूं, दैट इज x अपॉन u cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया, मैं x निकाल सकता हूं बड़े आराम से। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ये x मेरे पास में आ जाएगा u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई u cos थीटा, देखिए, और अपॉन में व्हाट, g। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया। और x अगर मैं देखूं तो मैंने अपने डायग्राम के ऊपर क्या दिखा रखा है, हाफ ऑफ रेंज को दिखा रखा है। अगर मैं रेंज निकालना चाहता हूं तो 2x निकालना होगा, 2x निकालना होगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं r इक्वल्स टू 2x, तो मेरे को यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग यहां पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए u स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, यहां से 2 sin थीटा cos थीटा, ये बराबर हो जाता है मेरा sin 2 थीटा के, एक आइडेंटिटी मेरे पास होती है जो छोटी क्लासों में पढ़ के आया हूं, दैट इज अपॉन में g। तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया सबसे पहले निकल के। कहां से निकल के आया, यहां से निकल के आया, पहली इक्वेशन मैंने उठाई और पहली इक्वेशन को यहां सेंटर के लिए, या जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए मैंने यूज किया है, और t की वैल्यू मैं नीचे से उठा के ले आया हूं। तो इस तरह से मेरा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का तरीका जो है वो एक और भी हो सकता है, ये वाला जो थर्ड इक्वेशन का है। तो थर्ड इक्वेशन की हेल्प से भी हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज को निकाल सकते हैं बड़े आराम से, बिकॉज ऑफ इसके अंदर भी s या जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी नहीं, यहां से हम लोग नहीं निकालेंगे, कोई बात नहीं, यहां से दूसरी चीज निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि ये s जो है ये तो वर्टिकल हाइट के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ये निकालने की कोशिश की हॉरिजॉन्टल रेंज। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूसरी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं कुछ और चीजें निकालने के लिए। दूसरी इक्वेशन को भी मैं यूज करूंगा, कहां के लिए यूज करूंगा, इसी हाईएस्ट पॉइंट के लिए यूज करूंगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मेरा जो y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है वो h है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक ही बार में वैल्यू प्लेस कर देता हूं, दैट इज h इक्वल्स टू ut, u है मेरा u sin थीटा, और t की वैल्यू मैं डालता हूं, तो t मेरे को स्मॉल t डालना होगा, स्मॉल t डालना होगा, तो दैट इज x अपॉन u cos थीटा, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर की बात करूंगा तो दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये h जो है क्या है, y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस है, तो मैं इसको y भी लिख सकता हूं, बिकॉज मैंने यहाँ पे x लिया है। अगर मैं इस x को r/2 लिखता तो निश्चित रूप से r और h के टर्म्स में लिखता, और अगर मैंने यहाँ पे x कंसीडर किया हुआ है तो मेरे को ये y ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज की बात भी हम लोगों को याद रहती है, कुछ चीजें और भी हम लोग देखते हैं। अगर xy कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं तो मुझे सारी डिस्टेंसेस x और y के टर्म्स में ही देनी चाहिए, वही ज्यादा बेटर है। अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो फिर मेरे को रेंज की बात करनी होगी, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इंस्टेंटेनियस अगर मेरे को वैल्यूज निकालनी है तो x और y के टर्म्स में ही मुझे हमेशा लिखना चाहिए, वही मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं यहां थोड़ी देर के लिए h नहीं लिखता, या h को भी y के बराबर डाल देता हूं। स्पेशल केस है मेरा कहां, ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स। तो देखिए y इक्वल्स टू मेरे को यहां से मिल गया, u से u कैंसिल आउट हुआ, दैट इज x tan थीटा माइनस का 1/2 g, और दैट इज x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जरा इस इक्वेशन को देखेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को नाम क्या देंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी कि जो पाथ है उस पाथ की इक्वेशन जो y और x के रिलेशन को शो कर रही है।
और y और x का जो रिलेशन है वो यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो ऑब्वियसली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शो दैट पाथ या ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं इसके ऊपर, तो आपको यही काम करना है। जो मिड पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप लोगों को सेकंड इक्वेशन को यूज करना है और उसमें t की वैल्यू यहां जो हॉरिजॉन्टल मोशन था यहां से निकाल करके डालनी है। तो आपको यह मिल जाएगा y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। न्यूमेरिकल मिलता है, डायरेक्टली आप लोग यूज कीजिएगा। स्पेशल केसेस की भी बात आप यहां से कर सकते हैं, रेंज के टर्म्स में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था। अब अगर रेंज के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, जो हाँ x है उसको r के टर्म्स में लिख दीजिए, x इक्वल्स टू r/2, और जो y है उसको h के टर्म्स में लिख दीजिए। तो एक बड़ा नॉर्मल सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आपने यहां से y की जगह पे लिखा क्या, h, दैट इज इक्वल्स टू x की जगह पे लिखेंगे आप यहां से r/2, दैट इज r/2, और साथ में क्या आ रहा है tan थीटा, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे tan थीटा, माइनस में कितना है 1/2 जी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो दैट इज अगेन r²/4, और नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज u स्क्वायर, और साथ में क्या है डियर स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो आप इसी इक्वेशन को h और r के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं समझता हूं दो इक्वेशंस तक हम लोगों ने काम कर लिया, और दो इक्वेशन से हम लोगों को रेंज का फॉर्मूला मिल गया, हम लोगों को h के लिए भी फॉर्मूला मिल गया, h के लिए भी हम लोगों को फॉर्मूला यहां से मिल जाता है, और ट्रेजेक्टरी भी मिल गई। कुछ बातें हम लोग और भी अभी करना चाहेंगे, तो इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज कमिंग पेज पे हम लोगों ने आपके नोट्स में दे रखा है, तो मैं उस नोट्स वाले को लेकर के ही फिर अब आगे बढ़ूंगा। थर्ड इक्वेशन का यूज बचता है, वो जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है उसी को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए, अगेन कुछ चीजें बड़ी मजेदार सी मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहां से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के साथ में कोई एक स्मॉल एंगल थीटा बनाते हुए आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इस बॉडी को आपने कहा प्रोजेक्टाइल। ये जो एंगल थीटा है इसको आप लोगों ने कहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है, इसके जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल पे चली गई जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको आप लिखते हो रेंज या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जो मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलता है इसको कहते हो HM, या अभी हम लोगों ने कैपिटल H से डिनोट किया था इसको, मैक्सिमम हाइट। इंस्टेंटेनियस बात करते हो तो किसी भी पॉइंट पर देखिए, ये तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होगा y एक्सिस पे चला हुआ और ये वाला होगा मेरा x एक्सिस पे चला हुआ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो ऑब्वियसली दैट इज एक्स वाई, ये होगा मेरे पास में कॉन्सेप्ट। अब नो डाउट यहां मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर जगह को अगर मैं x से डिनोट कर देता हूं, कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्सेप्ट है, तो दैट इज 2x इक्वल्स टू r। मैंने अभी बताया था कि यहां से ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट कैसे हैं इस बात के लिए मैंने समझाया था। यहां पे ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये बीच में जो लाइन है ये कैसी है, कॉमन है। दूसरा जो एक्सेलरेशन मेरा यहां पर माइनस का g लग रहा होता है हाफ जर्नी में यहां से लेकर के यहां तक, उतना ही एक्सेलरेशन प्लस का g यहां पे लग रहा होता है। तो मैं इजीली कह सकता हूं कि ये दोनों जो फिगर है वो कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट है तो O से लेकर के A तक जो टाइम लगता है, जिसको मैंने स्मॉल t कहा था अभी थोड़ी देर पहले, उतना ही टाइम लगेगा मेरा A से लेकर के B तक आने में। और नो डाउट ये दोनों स्मॉल टाइम t मिलकर के कैपिटल T बनाएंगे। इस कैपिटल T को हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था, यानी वो टाइम जितनी देर मेरा प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, यानी सरफेस से जर्नी शुरू हुई, सरफेस पे आके टकरा गया, तो जितनी भी देर ये हवा में रहा उसे मैं क्या कहूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहूंगा। डियर स्टूडेंट्स ये एक एक नंबर में डेफिनेशंस आपको आ जाती हैं,
2-2 नंबर में इनके डेरिवेशंस आप लोगों को आ जाते हैं। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर होता है तो उसमें काफी कुछ ज्यादा हम लोगों को लिखना होता है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसकी वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, लिखना कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि हमें उसमें अपना दिमाग भी यूज करना होता है। बाकी जो डायरेक्ट चीजें हैं जैसे डेरिवेशन है आप लोगों के यहाँ आता ही आता है फर्स्ट टर्म में, लेकिन फाइनल टर्म में डेरिवेशन आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फाइनल टर्म में जाकर के इसका न्यूमेरिकल आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता चला जाता है, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू, आई होप सो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये u cos थीटा ही रहेगी, इवन दैट यहाँ पर भी ये u cos थीटा ही रहेगी, और जब ये जस्ट टकराने वाला होगा तब भी ये वेलोसिटी u cos थीटा के बराबर ही रहेगी, बिकॉज ऑफ ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, एयर का फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, ये सब हम लोगों ने पहले जीरो कर रखे हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की। तो डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल वेलोसिटी हर जगह पर अलग होगी, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। इस हाईएस्ट पॉइंट की बात करें जिसको मैं वर्टिकल वेलोसिटी कहूं तो ये जीरो होगा, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पॉइंट पर ना तो ये ऊपर जा रहा होगा ना तो नीचे आ रहा होगा, हाईएस्ट पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे जो वर्टिकल वेलोसिटी है डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ हो जाएगी। हाफ जर्नी में ऊपर की तरफ वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई रहेगी, तो जो अगली हाफ जर्नी होगी इसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो नीचे की तरफ होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। डियर स्टूडेंट्स जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन की हैं उन्हीं को नीचे लिख रखा है। तीसरी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट रह गया था, लगा देते हैं, इसी पॉइंट के लिए लगाना चाहेंगे। क्या थी तीसरी इक्वेशन? v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as थी। तो v की बात करता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगी, बिकॉज ऑफ यहां से हमने u साइन थीटा पहले ले रखी है, प्लस की जगह पे माइनस का साइन मेरे को लगाना होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए मेरे को माइनस जी यहाँ पे कंसीडरेशन में करना है। और s की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स s जो है चूंकि मैं एग्जैक्टली मिड पे कंसीडर कर रहा हूं, हाईएस्ट की बात कर रहा हूं, तो मेरे को कैपिटल H लिखना होगा। यहां से मैं कैपिटल H को सेपरेट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो बच्चों ये है मेरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो आई होप सो हम लोगों ने तीन बातें पढ़ी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और तीनों से ही एक एक चीज हम लोगों ने निकाल के दे दी। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हाइट का फॉर्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कहा था वो भी हमारा निकल के आ गया। अब देखिए यहां मैंने सारा आपको समझा दिया। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा हो कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई, बहुत सारी चीजें एक साथ कुछ नहीं हुई है। ऐसा सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लगेगा जिन्होंने मिड में ज्वाइन किया है, जो बिगिनिंग से एक एक क्लास लेते हुए आ रहे हैं, हर चीज को समझते हुए आ रहे हैं, उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आई कैन एश्योर। तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई, वो निश्चित रूप से जो प्रीवियस क्लासेस हैं बिना किसी स्किपिंग के, बिना किसी फास्ट फॉरवर्ड के सारी क्लासेस को जरूर ले लें। ये फिजिक्स है बेटा, ये हिस्ट्री नहीं है कि बीच में से कहीं से भी उठाया और उसको रूट मेमोरी में डाला और आगे बढ़ गए। यहां कंटिन्यूटी चाहिए। चलिए, तो इस सब चीज को एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ये बात इसमें सबसे पहली बात तो फिगर ही आ जाती है। फिगर तो बच्चों हम लोगों को बनानी है, बिना फिगर के तो किसी भी तरीके से हम लोगों का डेरिवेशन हो ही नहीं सकता। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू फिगर को फिर दोबारा से देख लीजिए, जितना फिगर ये बना के दे रखी है हमने, इट्स एनफ, इतनी फिगर आपको बनानी है। अब मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा लिखा जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इन नोट्स की खासियत यह है कि जितने भी की पॉइंट्स हैं उन की पॉइंट्स को हम लोगों ने यहां पर क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, हाईलाइट किया हुआ है, अलग कलर से दिखाया हुआ है। वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा है जो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसके लिए हमारी चार इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं, जिसमें से तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन दिया है और तीन इक्वेशंस को लेकर के हमने डिफरेंट चीजें निकाल दी है। चौथी इक्वेशन की बात नहीं की है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों को ही करनी होती है। मोर स्टडी मोर कॉम्प्लेक्शंस, लेस स्टडी लेस कॉम्प्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी में सिलेक्शन तो सब चाहते हैं, नीट का नाम तो सबने सुना है, सब चाहते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन उतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए हम लोगों को कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली बहुत मेहनत करनी होती है।
सिलेक्शन होता है, बहुत आसान होता है सिलेक्शन, लेकिन 2 साल कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस मेहनत हम लोगों को कम से कम करनी है। चलिए अब देखिए जो हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है उसके बारे में यहां पे सारा कुछ दिया हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट पे ही हम लोगों को डिस्कशन लेना है, तो यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये हाईएस्ट पॉइंट ए जो है वही के लिए मेरे को निकालना है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालनी है जरा देखेंगे स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग दिया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इक्वेशन ट्रेजेक्टरी जो है वो क्या है मेरी नो डाउट सेकंड इक्वेशन से निकल के आती है। सबसे पहले सेकंड इक्वेशन को यूज किया हुआ है, उसमें टी की वैल्यू हमेशा मैं कहां से यूज करूंगा, जो हॉरिजॉन्टल मोशन था हॉरिजॉन्टल मोशन से टी की वैल्यू उठा के लाऊंगा और उसको यहां पे प्लेस करूंगा। देखिए बड़े आराम से ये कॉन्सेप्ट मेरे को डियर स्टूडेंट्स मिल गया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। मैक्सिमम हाइट की बात की तो मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने यहां से फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रखी है, और चाहे तो हम लोग इसको जो है थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, फर्स्ट से भी निकल सकती है, बस टी की वैल्यू को हमें चेंज करना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की, टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां अगेन जो है सेकंड इक्वेशन से निकाल रखा है, वही मिड पॉइंट के लिए कंसीडरेशन में है। सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां जो निकाल रखा है वो मैं अभी दोबारा से आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। कैसे निकाल रखा है, यहां टाइम ऑफ फ्लाइट में टोटल टाइम हम लोगों ने कंसीडरेशन में लिया हुआ है। ये मैं दोबारा से फिगर बना देता हूं, ये फिगर हो गई। अब यहां अगर मैं देखता हूं वर्टिकल के लिए बात है, तो यहां पर थी मेरे पास क्या v sin थीटा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरे पास जो है वो वेलोसिटी हो गई कितनी 0, जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है। सेकंड इक्वेशन की बात हम लोग करें तो यहाँ पे h जो है वो मेरा 0 था, या जो y एक्सिस है वो 0 था। यहाँ मिड पॉइंट पे h जो है वो h मैक्सिमम के बराबर है, या y जो है वो h मैक्सिमम के बराबर है, और इस पॉइंट पे आकर के हाइट अगेन मेरी 0 है। जैसे ही ये टकरा गया तो इसने क्या कर रखा है, सेकंड इक्वेशन को यूज किया है। आप चाहे तो जो भी तरीका मैंने बताया था वहां से भी निकाल के दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, आपका मन है। तो देखिए कंप्लीट जर्नी के लिए यहाँ के लिए उसने h इक्वल टू 0 यूज किया है इसमें, तो h इक्वल टू 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, और ये t फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो टोटल टाइम लगा है मेरे को यहां से यहां तक आने में, -1/2 tf²। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से tf की वैल्यू 2u sin थीटा ओवर g दे दी है। तो आपका मन है दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं, वही 3 इक्वेशन आपने यूज करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट की बात है तो अगेन वही थर्ड इक्वेशन हम लोगों ने यूज की, उसमें वैल्यू डाली तो ये हमारे को मिल गया। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात है तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम लोगों ने सिंपल सा क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास u cos थीटा है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने 2 मिनट पहले निकाला था 2u sin थीटा ओवर g है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको जो डेरिवेशन दिया था वो थोड़ा फर्क तरीके से दिया था, वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं बता दूं, इफ यू आर ऑन रोट मेमोरी, तो रोट मेमोरी में तो ये होता है कि एक चीज आपके टीचर ने बता दी और वही आपने रट ली और एग्जामिनेशन में जाकर के ओएल के आ गए और मार्क्स मिल गए। लेकिन अगर वाकई आप लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने हैं, फिजिक्स को तरीके से समझना है, तो एक ही चीज को हम कई सारे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक तरीका अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग रेंज को निकाल के दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस, जहां से आपको अच्छा लगता है। तो यहां टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज किया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ में, आइडेंटिटी वही है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है, वही आइडेंटिटी हम लोगों ने यहां पे यूज करके इसको निकाला हुआ है। चलिए अब कुछ हम लोग यहाँ पे स्पेशल केसेस की बात करना चाहेंगे। स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस सबसे पहले मैक्सिमम रेंज का आता है। हेडिंग आप देखेंगे तो मैक्सिमम रेंज का स्पेशल केस देखें क्या है। फॉर्मूला है R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब अगर मेरे को R मैक्सिमम चाहिए, जरूरत क्या है, मान लीजिए मुझे बुलेट फायर करनी है, मुझे कोई पत्थर फेंकना है, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरा पत्थर या मेरी बुलेट जो है
मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए, तो मैं उसको किस तरीके से थ्रो करूं। भाई बुलेट भी तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल ही है और एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। आपने देखा होगा जब बोफोर्स चलती है, वहां कारगिल वाली जो मूवी आपने देखी होगी, तो जब बुलेट वो बोफोर्स चलती है तो एक पर्टिकुलर एंगल पे नोजल को रख करके चलाते हैं, ठीक है। तो रेंज हम लोग सेट करते हैं अपना एंगल, जो एंगुलर प्रोजेक्शन का एंगल है उस एंगल को सेट करके। तो वही चीज हमने यहां समझा रखी है कि अगर हमें आर मैक्सिमम चाहिए तो नो डाउट ये टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। यू को हम बढ़ा नहीं सकते, जितनी हमारी ताकत है उतना ही दे सकते हैं। जी को हम चेंज कर नहीं सकते, सिर्फ हमारे पास साइन 2 थीटा है। अब ये 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए तो नो डाउट आर मैक्सिमम हो जाएगा। 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, जहां पे मैं कह सकता हूं कि 2 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए या थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं अपनी बॉडी को 45 डिग्री एंगल बनाते हुए थ्रो करता हूं तो ये मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। अगर मैं पत्थर फेंकता हूं तो निश्चित रूप से अगर मैं ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्टोन को थ्रो करता हूं तो वो मैक्सिमम रेंज लेगा। जैवलिन थ्रो की बात हम लोग करते हैं तो देखिए गेम्स हो या कुछ भी हो, फिजिक्स तो हर जगह लगती है। अब ये एक अलग बात है कि हम उसको अलग अलग नामों से पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स यही है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, 45 एंगल पे थ्रो करना होगा। 2 मार्क्स में जनरली सिर्फ इतना इतना आपको पूछ लिया जाता है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आप यहां लिखेंगे क्लियरली आर विल बी मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। और साइन में जो वैल्यूज होती है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और ये 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। तो मैं यहाँ पे 2 थीटा को 90 के बराबर प्लेस करूंगा और थीटा की वैल्यू को 45 निकाल के दे दूंगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ऐसे 2 एंगल जिन पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी। अभी तो हम पढ़ रहे थे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हम पढ़ेंगे ऐसे 2 एंगल जिन पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कैसी हो, सेम हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं हम लोग, 2 angles of projection for the same horizontal range, same concept is there। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग जानते हैं तो सब जानते हैं कि जो साइन में वैल्यूज होती हैं वो रिपीटेड होती हैं। रिपीटेड कैसे होती हैं, साइन की वैल्यू +1 0 -1 ये वैल्यूज हमें मिलती हैं। तो नो डाउट अगर मैं यहां पर देखता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहां बात करूं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की 90 माइनस थीटा की, तो 90 माइनस थीटा की जितनी भी वैल्यूज मेरे को मिलेंगी वो यहां कहीं ना कहीं सेम वैल्यूज मुझे दे देंगी। कैसे दे देंगे, मैंने एक फॉर्मूला लिया r = u² sin 2 थीटा ओवर g, सिंपली रेंज का फॉर्मूला है। दूसरी रेंज के लिए मैंने r' = लिया u² sin 2 को बाहर ले लिया 90 माइनस थीटा, बिकॉज जब मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके लिए वैल्यू सेम मिलती है। मेरे को कैसे मिलती है, 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 180 - 2 थीटा। अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को मिलता है u² sin 2 थीटा ओवर g। यानी अगर मैं 90 माइनस थीटा से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूं या मैं थीटा से बॉडी को प्रोजेक्ट करता हूं तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है मेरे को कैसे मिलती है, सेम मिलती है। तो बहुत सारे मेरे को पेयर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेता हूं 60 और 30 का। भाई 60 को मैं लिख सकता हूं 90 - 60 तो 30 आ गया। इसका मतलब 60 पे और 30 पे दोनों पे मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज सेम मिलनी है। एक मेरे पास 45 का भी हो सकता है, नो डाउट एक ही एंगल है, लेकिन मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। एक मेरे पास 75 और 15 डिग्री का भी पेयर हो सकता है। मैं अगर बॉडी को 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूंगा, बॉडी को 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट करूंगा, तो नो डाउट मेरे को कैसा मिलेगा, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगा। ऐसा मैंने यहां से सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज वेल एज सप्लीमेंट्री एंगल्स को कंसीडरेशन में लेकर के। तो देखो बच्चों, मैथमेटिक्स का रोल फिजिक्स में काफी ज्यादा है। कई सारे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स को ही मुश्किल मानते हैं, जिनके लिए मैथमेटिक्स मुश्किल है वो फिजिक्स पढ़ना तो भूल जाए, उनके बस का फिजिक्स पढ़ना है ही नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो अब ये एक अलग बात है, कुछ डेफिनेशन मिल जाती है, पास वास सब हो जाते हैं, फेल तो कोई होता नहीं है। लेकिन अगर वाकई फिजिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, इट्स नेसेसरी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कांसेप्ट था जिनका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही थी, वो हमने यहाँ पे बना के भी दिखा रखा है। 45 डिग्री पे
हमारा मैक्सिमम का केस है, ये आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसको लेकर के, थीटा 15 को लेकर के और थीटा 75 को लेकर के, दोनों के लिए सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है। इसी तरह से 30 को लेकर के 60 को लेकर के मेरे को सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है। एक बात मैं यहां से और भी देख सकता हूं, कैसे? देखिए इस चीज को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास 45 डिग्री एंगल है, अब इससे थीटा नीचे प्रोजेक्ट करूं या थीटा ऊपर प्रोजेक्ट करूं, तो देखिए मैं 45 में थीटा माइनस करके नीचे लाया हूं और 45 में थीटा प्लस करके ऊपर ले गया हूं, तो ऑब्वियसली दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो 45 प्लस थीटा पर एज वेल एज 45 माइनस थीटा पर मेरे को सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलने वाला है। मैंने उसी बात को बस दूसरे अंदाज में रिप्रेजेंट किया है, नया कुछ भी नहीं किया है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहूं या 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा कहूं, सेम कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिल्कुल एनालॉगस है, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने हाफ प्रोजेक्टाइल के लिए बात की थी, आज हम लोग फुल प्रोजेक्टाइल के लिए बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा वो आता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मैं प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एक डायग्राम ही समझना चाहूंगा, डायग्राम के बेसिस पे कुछ लिखना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा आपको। चलिए देखिए क्या है, मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो फिर एक डायग्राम देखिए। ये हॉरिजॉन्टल लिया, ये मैंने कोई प्रोजेक्टाइल का पाथ दिखाया, ये मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट दिखा दिया। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं भी ले लेता हूं, मे बी यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर u cos थीटा तो मेरा अनऑल्टर्ड रहेगा, सेम रहेगा, और जो vy होगा वो vy मेरे पास निकल के आएगा या तो फर्स्ट इक्वेशन से या तो थर्ड इक्वेशन से। क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है, सब लोग जानते हैं। और तो यहां मैं वैल्यू डाल देता हूं, vy इक्वल्स टू uy था मेरा u sin थीटा माइनस का gt। अब देखिए t जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम है, यहां पे इंस्टेंटेनियस टाइम 0 होगा जहां से प्रोजेक्टाइल शुरू किया है, जहां खत्म किया है वहां पे इंस्टेंटेनियस टाइम मेरा कैपिटल T यानी फ्लाइट ऑफ टाइम के बराबर होगा, और जो मिड पॉइंट है यहां पे इंस्टेंटेनियस टाइम मेरा t/2 के बराबर होगा। यहां पर t की वैल्यू आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो vy मैं निकाल सकता हूं ऐसे, vy इज इक्वल्स टू व्हाट, u sin थीटा और माइनस का gt। अब देखो बच्चों vy मेरे पास ये आ गया, और जहां तक vx की बात थी तो vx जो है हमेशा ux के बराबर रहेगा, और ux मेरा था u cos थीटा। अब दोनों वेलोसिटी मेरे को मिल गई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। vy मेरी ऊपर है और जो vx है वो मेरी यहां पे है। रियल टाइम कहीं ना कहीं ये आएगा, नो डाउट। यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो यहां से आएगा। इसे निकालना बहुत आसान सा काम है, आप इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, ये लगा दिया, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy cos 90, बिकॉज ऑफ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो ये वैल्यूज मैं प्लेस करूंगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं वैल्यू प्लेस करूंगा तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल के आ रहा है, डायरेक्शन की बात अभी हमने नहीं की है, ठीक है। डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इसी डायग्राम को देखता हूं बच्चों, तो ये वाला डायग्राम उठा लेते हैं दोबारा से। डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ में मेरे को डायरेक्शन देनी होगी। मैं इसको लिख देता हूं सपोज tan बीटा। तो tan बीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा vy है, और अपॉन में बेस, बेस में क्या है मेरे पास ux है या vx है। तो मैं यहां से बीटा के टर्म्स में डायरेक्शन दे सकता हूं, और बीटा कहां से बन रहा है मेरा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बन रहा है। अब देखिए कोई बच्चा सेकंड हाफ की बात करेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी अब ऐसे हो जाएगी। तो यहां पे ये ना घबरा जाए कि यहां तो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर थी, यहां पर नीचे थी, ऑब्वियस है नीचे ही होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो इंस्टेंटेनियस टाइम t है, यहां पे कुछ अलग था, यहां पे कुछ अलग होगा, तो जैसे ही t की वैल्यू आप चेंज करोगे ये ऑटोमेटिकली आपकी जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ में वो डिफर आ जाएगी, बीटा जो है वो डिफर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है वो इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। इवन दैट मैग्नीट्यूड की बात करूं, जैसा मैंने कहा था फिगर्स आइडेंटिकल है। मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं,
तो ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में अगेन कॉन्ग्रुएंसी मेरी लगती ही लगती है। तो जो वेलोसिटी यहां मेरे को ऊपर की तरफ मिल रही थी वही वेलोसिटी यहां मेरे को नीचे की तरफ भी मिलेगी। ऑब्वियस है जो मेरा हॉरिजॉन्टल है उससे सेम हाइट पर ही ये कॉन्सेप्ट मेरे को मिलेगा। तो कई बार आप लोगों को मैथमेटिकली इस बात को प्रूव कराने के लिए भी मिल जाता है, कोई नया काम नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पे करेंगे, बड़े आराम से आप लोग ऐसा प्रूव कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैंने यहां टी के टर्म्स में यानी फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के आपको बता दिया, चाहे तो थर्ड इक्वेशन के टर्म्स में भी बता सकते हैं। तो जैसी मेरी आदत है मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, फिर दूसरी फिगर बनाता हूं और थर्ड इक्वेशन को यूज करता हूं। अगेन वही फिगर डियर स्टूडेंट्स, उसी फिगर को दोबारा हम लोगों ने कंसीडरेशन में लेना है। अब की बार हम कलर चेंज कर रहे हैं। देखिए ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया, ये मेरी ट्रेजेक्ट्री हो गई। इस ट्रेजेक्ट्री में इनिशियल एंगल मेरे पास थीटा हो गया। यहां पे वेलोसिटी चाहिए तो ऑब्वियसली ये तो मेरे पास u cos थीटा ही रहेगा, ये मेरे पास में vy होगा। इस vy की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन से न लगा करके थर्ड इक्वेशन से लेके आऊंगा। तो थर्ड इक्वेशन थी मेरे पास में v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया मेरे पास vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर, मेरे पास क्या है u साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये ऐसे हो गया माइनस का 2 इंटू जी और इसको मैं आर्बिट्रेरी हाइट। देखिए यहां पर आर्बिट्रेरी टाइम था, यहां आर्बिट्रेरी हाइट है। यहां आर्बिट्रेरी हाइट अलग होगी, यहां अलग होगी, यहां मैक्सिमम होगी, फिर यहां पे हाइट चेंज हो जाएगी, फिर यहां पे हाइट चेंज हो जाएगी, फिर यहां पे हाइट चेंज हो जाएगी। तो अब मैं आर्बिट्रेरी हाइट के टर्म्स में ले रहा हूं। ध्यान रहे बच्चे, हाइट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अलोंग विद देयर साइन आप लोगों ने डालना होगा। तो ध्यान रखेंगे, यहां से आपको vy स्क्वायर ये मिल गया, आप vy स्क्वायर ये उठाएंगे और जो आपके पास में vx स्क्वायर है उसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये एज इट इज ही आपका रहेगा। बस इस ब्रैकेट को हटाइएगा और इस ब्रैकेट की जगह पे इस वैल्यू को डाल दीजिएगा, तो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो जैसी जरूरत, नानी के घर जाना है तो सबको नाना मामा ये कहना है, और चाचा के घर जाना है तो सबको चाचा या भाई बहन ऐसे कहना है, चाची कहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे को न्यूमेरिकल में जरूरत होती है इंस्टेंटेनियस हाइट के टर्म्स में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और मुझे जरूरत होती है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस टाइम तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। डिपेंड्स ऑन माय नीड्स, जैसी मुझे जरूरत होगी वैसा ही मैं यूज करूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट था लेकर के प्रोजेक्टाइल को। अब न्यूमेरिकल्स की बात हम लोग करें तो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। वैसे तो आज की क्लास में काफी कुछ आपका हो गया है, लेकिन फिर भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें कितना आ गया। देखो बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल को करने का एक बढ़िया सा तरीका ये होता है कि जो भी उसमें फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को हम लोग लिख लें, जो हमें पूछा गया है उसको हम लोग एक तरफ लिख लें, सबको ऐसा ही सिस्टम में ले आए, और जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे एक डायग्राम उसका अपने दिमाग में या अपनी कॉपी में बना लें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है तो ऑब्वियसली हमें वो दिमाग में ही बनाना होगा, कॉपी में बनाने का टाइम मिलता नहीं है। सीबीएसई में कॉपी पे ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जब तक एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट नहीं देखेगा आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। बस सिंपल सी बात है, दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, कंटेंट वही है। 90 से 95% का सिलेबस यही होता है। चलिए, a body stands at 39.2 meter from a building. Sorry, a boy stand at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through window 19.6 meter above the ground. सबसे पहले भैया इसमें एक मकान बना लो। मकान आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, यहां पे एक विंडो बना लो, और विंडो की जो हाइट है वो दे रखी है कितनी, 19.6। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसे ही देता है वो, और इसके फुट से वो कितनी दूर खड़ा हुआ है, 39.2 पे खड़ा हुआ है, 39.2 पे खड़ा हुआ है। यहां से वो कोई बॉडी फेंकता है, बॉल फेंकता है सपोज, और वो बॉल जो है वो जस्ट इसको पास करके निकलती है, यानी जस्ट इसके अंदर से निकलती है। तो वो क्या पूछता है, देखिए कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब यहां से जो वेलोसिटी दी है वो हमें निकालनी है।
अब वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये एंगल अंडरस्टूड है, मुझे देना ही पड़ेगा। अगर ये एंगल नहीं दूंगा तो सब कुछ मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ मेरे को अपने दिमाग से यहां पे यूज करना होगा। क्या दिमाग से यूज करना होगा कि भैया मैं यहां से इस तरीके से फेंकूंगा कि वो मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट मेरे पास ये 19.6 है, यानी ये मेरे पास आधी जर्नी है। एग्जैक्टली आधी जर्नी मेरी दूसरी तरफ होगी, तो जो 39.2 इधर है 39.2 ही मेरे पास इधर होगा। ये मेरे को अपने दिमाग से सोच के लगाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एच ये दे रखा है, रेंज ये दे रखी है। अब ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखिए हम लोगों ने निकाला क्या, एच अपॉन आर। हमने एच का और आर का दोनों ही फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस मेक्स मैन माई परफेक्ट है। किसी को डायरेक्ट ये शॉर्टकट याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा। अभी भी याद नहीं होता तो कुछ नहीं करना आपने, आपके पास में रेंज है और आपके पास में हाइट है, दो चीजें हैं ना, बस दोनों का फॉर्मूला लो, ऊपर नीचे करके लिख दो, डिवाइड करो भाई। और क्या लिखोगे आप इसमें, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी तो लिखोगे नहीं क्योंकि वो तो ना तो कुछ पूछा गया और ना ही दे रखा। टाइम ऑफ फ्लाइट ना तो पूछा गया ना तो दे रखा, तो उसे थोड़ी ना लिखोगे। लिखोगे तो उसी चीज को जो आपको दे रखी है। आपको एक हॉरिजॉन्टल हाइट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज का कॉन्सेप्ट दे रखा है। आप इन दोनों के फॉर्मूले लिख लो, कुछ भी समझ में ना आए तो दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लेना या तो दोनों को डिवाइड कर लेना। ऐड करने से तो कुछ बनेगा नहीं, बस तो आपने डिवाइड किया, डिवाइड करते ही ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया और यहां से थीटा जो है वो आपको 45 मिल गया। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको इतना भी सब कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो सीधे जानते हैं। अब भी सर ने बताया था 5 मिनट पहले, क्या बताया था कि अगर भैया मैक्सिमम रेंज चाहिए तो 45 पे फेंकना है। गेटिंग द कांसेप्ट और तो उसको यूज करके भी कर सकते हैं। बाकी आप इसी तरीके से कीजिए, यही ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो दूसरा तरीका मैंने बताया उसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोगों को और भी शेयर करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था। अब एग्जाम में कैसे डायग्राम आपने बनाना है, क्या करना है, ये बात यहाँ पर दे रखी है। ये डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप यहाँ से थीटा इक्वल्स टू ये दे सकते हैं। अब थीटा निकलने के बाद में आपने अगेन रेंज का जो फॉर्मूला है उसके अंदर डाला और u की वैल्यू निकाल के दे दी। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट बाय व्हिच यू मे फाइंड आउट द वैल्यूज। तो बच्चों मैं समझता हूं आज हम लोग इतना ही करेंगे। अब असाइनमेंट की फॉर्मेट, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और डाल रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप घर से लगा के लाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत होगी, और निश्चित बात है दिक्कत आपको होगी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की खासियत यह है कि इन क्वेश्चंस के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। एक क्वेश्चन के बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हर चीज आपको यहाँ पे नई मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आ सकती है तो घबराना नहीं है, करना है, सॉल्यूशन देख के करना है। फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे पास इंटीजर आएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, व्हाटएवर कुछ समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिना समझे